हेलो एंड वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉनटेक डिजिटल। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जॉनटेक आप लोगों के लिए लेके आया है क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स। तो उसी क्रैश कोर्स में अगर मैं बात करूं तो पहला जो हमारे पास आरसीसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको अपन डील कर चुके थे, और अगर मैं बात करूंगा तो आगे फर्दर जो हमारे पास WSM मेथड है, जो हमारे पास LSM मेथड है, इन सारी चीज़ों को अब अपन डील करने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अपन डील कर रहे हैं क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जो आपका एग्जाम आ रहा है SSC जेई का, उसके लिए स्पेशली। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए है क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है वो है हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कि WSM। क्या है? WSM। चलिए, तो अगर मैं इस बात करूंगा इसकी, तो इंट्रोडक्शन जो है WSM का वो ये है हमारे पास कि WSM कहीं ना कहीं ये शो करता है कि WSM ये मान के चलता है कि जो मेरे पास परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी कंक्रीट में और स्टील में थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, वो कभी भी अपनी परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचेंगी, या स्ट्रक्चर जो मेरे पास है वो कभी भी फेल नहीं होगा। इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे अपन लेके चलते हैं। चाहे उस पर अपन लगा लें क्या, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। क्या लगा लें? वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। ठीक है, इस मेथड का नाम कई बार पूछा जाता है कि इस मेथड को और क्या बोलते हैं, तो और क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? मॉड्यूलर रेशियो मेथड। और इसी मेथड को अपन इलास्टिक मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक मेथड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है सर। वेयर मॉड्यूलर रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है हमारे पास? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये होता है हमारे पास क्या? मॉड्यूलर रेशियो, जिसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। तो ये है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ये है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ये जो मेरे पास है वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस। अगर मैं इसमें अगर मैं क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर कर लूं, तो क्रीप के इफेक्ट को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये जो मेरे पास मॉड्यूलर रेशियो हो जाएगा वो मेरे पास कहलाएगा लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो, जो कि मेरे पास हो जाएगा ES/EC इंटू 1 प्लस थीटा। और थीटा है यहाँ पे हमारे पास क्या? क्रीप कॉफिशिएंट। क्या है सर? क्रीप कॉफिशिएंट। थीटा हमारे पास क्या है? क्रीप कॉफिशिएंट। ठीक है ना, बिल्कुल। जो कि हमारे पास होता है कहीं ना कहीं अल्टीमेट स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। इसका रेशियो हमारे पास क्रीप कॉफिशिएंट क्या होता है? क्रीप कॉफिशिएंट होता है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग एट द एज ऑफ लोडिंग। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या है? क्रीप कॉफिशिएंट, जिसकी हमारे पास वैल्यू जो होती है वो हमारे पास अलग अलग डेज के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो क्रीप कॉफिशिएंट जो हमारे पास है वो है हमारे पास कहीं ना कहीं एज ऑफ लोडिंग। ठीक है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास क्रीप कॉफिशिएंट मतलब थीटा। तो ये हमारे पास आप लोगों ने कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर। इसके लिए अगर मैं बात करूंगा क्रीप कॉफिशिएंट की, तो वैल्यू होती है मेरे पास 2.2, 1.6 और 1.1। ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे जैसे मेरे पास एज ऑफ लोडिंग मतलब जैसे जैसे मेरे पास कहीं ना कहीं समय बढ़ेगा, उस हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो क्रीप की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? कम होगी। चलिए, ये सब चीजें हैं। मैंने बोला सर अगर मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू IAS 456/2000 मॉड्यूलर रेशियो, द मॉड्यूलर रेशियो यूज्ड एज इज फॉलोज। मॉड्यूलर रेशियो होता है मेरे पास M = 280/3 सिग्मा CBC टेंशन में। जबकि अगर मैं कंप्रेशन में बात करूंगा तो इसको 50% इंक्रीज करके लिया जाता है, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा? अगर 50% अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 1.5 से। किससे? 1.5 से। ठीक है साहब, ये सारी वैल्यूज हैं वही जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूज क्या है मॉड्यूलर रेशियो का? तो मॉड्यूलर रेशियो का जो यूज है सर वो कई बार पूछ लिया जाता है। जो मॉड्यूलर रेशियो का हमारे पास जो यूज है वो ये है कि जो हमारे पास स्ट्रेस होगी स्टील में, जो मेरे पास स्ट्रेस होगी किसमें? स्टील में। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आया सिग्मा S = M × सिग्मा C। इसको अपन ड्राइव करते हैं। तो जो मेरे पास स्ट्रेस होगी स्टील में ये है मेरे पास, अगर मेरे पास कंक्रीट में स्ट्रेस है तो उसको मैं निकाल सकता हूं स्ट्रेस इन स्टील। अगर मेरे पास क्या अवेलेबल है? मेरे पास मॉड्यूलर रेशियो अवेलेबल है तो। ठीक है ना, तो स्ट्रेस इन स्टील जो मेरे पास होगी वो होगी मेरे पास मॉड्यूलर रेशियो टाइम्स स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये रिलेशन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। फिर अगर मैं बात करूंगा इसी तरीके से अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो ये है मेरे पास एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है ना, कंक्रीट के एरिया की टर्म में ये मेरे पास है एरिया किसका? स्टील का। तो ये मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील बराबर एरिया ऑफ कंक्रीट अपॉन मॉड्यूलर रेशियो। तो ये भी किसका यूज है? मॉड्यूलर रेशियो का। ठीक है सर।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करूंगा WSM में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो अप्लाई की जाती है टू स्ट्रेस वैल्यू ओनली। इसमें केवल स्ट्रेस वैल्यू पर अपन कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू द लोड, कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन लोड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है सर। कंक्रीट की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मेरे पास है स्ट्रेस के लिए, हमें पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मेरे पास फेलियर स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस, तो ये मेरे पास हो जाएगी FC के अपॉन सिग्मा CBC। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा सिग्मा CBC, हमें पता है कि FC के बाई 3 होता है, तो ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो किसी पर्टिकुलर ग्रेड के लिए अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूंगा कंक्रीट के लिए, तो वो आएगी मेरे पास 3। जबकि अगर मैं बात करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, लोड के लिए कितना लेके चला है 1 लेके चला है। इसीलिए नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो WSM में हमारे पास होता है वो होता है स्ट्रेस और लोड के लिए 1। इसका मतलब कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 हो जाएगी, ठीक है सर। अगर हम बात करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर कंक्रीट की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है ना। ये मेरे पास हो जाएगी FY अपॉन सिग्मा ST, ये स्टील की है, किसकी है स्टील की। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसको ये हो जाएगी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या फिर मैं इसको बोलूं यील्ड स्ट्रेंथ, क्या बोलूं यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगी FY अपॉन सिग्मा ST, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए अगर सिग्मा ST की अगर मैं बात करूंगा तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील की हम लोग टेबल बनाते हैं, तो 140 230 और 0.55 इंटू FY। यहाँ से जो मुझे कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1.8, कितना मिलेगा 1.8। तो ध्यान रखना है अपन को कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मुझे मिल रहा है कंक्रीट WSM की बात कर रहा हूँ, कंक्रीट के केस में मुझे मिल रहा है 3, जबकि अगर मैं बात करूंगा किसकी स्टील की, तो उसके केस में मुझे मिलेगा कितना 1.8, कितना मिलेगा सर 1.8, ठीक है ना। चलिए लोड के लिए अगेन कितना लेके चलेंगे अपन 1 लेके चलेंगे। इसका मतलब नेट जो मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी वो होगी मेरे पास 1 इंटू 1.8, मतलब 1.8 हो जाएगी किसके लिए स्टील के लिए। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मेरे पास है वो ज्यादा है किसके लिए कंक्रीट के लिए, जबकि कम है किसके लिए स्टील के लिए। वो मैटर करता है सर क्वालिटी कंट्रोल किसका बेहतर है, तो क्वालिटी कंट्रोल हमें पता है किसका बेहतर होता है, स्टील का जो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल होगा वो बेहतर होगा, इसीलिए उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या है कम है एज कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है सर। अजम्पशन जो मेरे पास होंगे एज पर IAS 456 2000, अजम्पशन जो मेरे पास होंगे, पहला अजम्पशन कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने आप लोगों को। पहला अजम्पशन है मेरे पास कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब है कि स्ट्रेन का जो मेरे पास वेरिएशन होगा या स्ट्रेन जो मेरे पास होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एंड स्ट्रेन डायग्राम रिमेन लीनियर। तो जो मेरे पास स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा और स्ट्रेन डायग्राम जो मेरे पास होगा वो लीनियर होगा। कई बार ये अजम्पशन जो है वो पूछा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड अजम्पशन जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सर entire tensile stresses are carried by steel reinforcement only and none by concrete। सारी की सारी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उनको स्टील ही कैरी करेगा, कंक्रीट कैरी नहीं करेगा, ये अपन कहीं ना कहीं मान के चलते हैं। क्रैक्ड कहीं ना कहीं मेरे पास जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मेरे पास है 0.7 अंडर में FC के ऑफ द कंक्रीट इज कंसीडर्ड एज क्रैक्ड। जब हम कंक्रीट को क्या मान लेंगे सर क्रैक्ड मान लेंगे, तब ये अजम्पशन हमारे पास क्या होता है वैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया जो मेरे पास है कंक्रीट का टेंशन साइड में, उसको क्या करके चलेंगे अपन नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। ये भी एक अजम्पशन है, बिल्कुल सही है। स्टील यूज्ड इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेसेस, स्टील जो अपन यूज कर रहे हैं वो इनिशियल स्ट्रेसेस से फ्री होनी चाहिए, उस पर कोई भी लोड वगैरह अप्लाइड पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। फिर है मेरे पास अजम्पशन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट रिमेन सेम। तो जो मेरे पास स्टील का जो मेरे पास यंग्स मॉड्यूलस है और जो मेरे पास कंक्रीट का यंग्स मॉड्यूलस है वो क्या रहेगा सर सेम रहेगा, ठीक है। The value of modular ratio for design purpose shall be considered as, जो मेरे पास मॉड्यूलर रेशियो होगा डिजाइन पर्पस के लिए शैल बी कंसिडर एज, वो लेके चलेंगे अपन 280/3 सिग्मा CBC। मतलब जो कोड ने प्रोविजन ने कोड ने जो वैल्यू दी है अपन को मॉड्यूलर रेशियो की, वो दिया अपन को 280/3 सिग्मा CBC। इसी को अपन डिजाइन के लिए लेके चलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास शॉर्ट टर्म वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलर रेशियो की, ये मेरे पास लॉन्ग टर्म वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलर रेशियो की, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट कर करके अपन देखेंगे एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, तो हमें ये पता चलेगा सर कि जो कोड ने कहीं ना कहीं हमें वैल्यू दी है मॉड्यूलर रेशियो की, जो कोड ने वैल्यू हमें सजेस्ट की है मॉड्यूलर रेशियो की कितनी 280/3 सिग्मा CBC। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो क्रीप का जो इफेक्ट है उसको पार्शियली कंसिडर किया गया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सर कि क्रीप का जो इफेक्ट है उसको कैसे कंसीडर किया गया सर पार्शियली कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 7.3, और जब लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 18.98। और जब अगर मैं जो कोड ने फॉर्मूला दिया है उससे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी 9.33। इसका मतलब कि इससे ये वैल्यू क्या है सर इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं, इसीलिए अगर मैं बात करूंगा तो
जो हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो है उसमें जो वैल्यू कंसीडर की गई है वो कैसे की गई है सर, पार्शियली, कैसे, पार्शियली, ठीक है, क्रीप की, ठीक है। फिर है हमारे पास अजम्पशन क्या कि हुक्स लॉ जो होगा सर वो वैलिड होगा। इसका मतलब है कि स्ट्रेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्ट्रेन एंड द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन इज लीनियर, ठीक है ना। तो हुक्स लॉ जो मेरे पास होगा वो वैलिड होगा, इसीलिए स्ट्रेन का जो हमारे पास वेरिएशन है वो कैसा है, लीनियर है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फिर अगर मैं बात करूं, फिर हमारे पास एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। हमें पता है सर एनालिसिस में अपन क्या काम करेंगे, तीन चीजों से डील करते हैं अपन, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एमओआर, ठीक है सर। तो ये सारा पूरा का पूरा एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, ये सारा का पूरा एनालिसिस अपन डील कर लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। एक्सी बराबर के डी होता है, हमें पता है बिल्कुल। यहाँ पे के क्या है, क्रिटिकल डेप्थ फैक्टर होता है, जो कि होता है पास 1/1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी। इसकी जो वैल्यू मिलेगी मुझे एक्सी की वो मुझे मिलेगी 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा था वो ये पूछा था कि जो मेरे पास क्रिटिकल डेप्थ फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल, तो ये डिपेंड करता है सर केवल और केवल, ऑब्जेक्टिव यहाँ से जो बनता है वो ये है कि ये डिपेंड करेगा केवल और केवल किस पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे, ना तो ये एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा, ना ये एरिया ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। ये केवल और केवल डिपेंड करेगा किस पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे, बिल्कुल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। लिखा है नीचे, हेंस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कंक्रीट प्रोवाइडेड, ठीक है सर। फिर अगर मैं बात करूंगा सर, तो एक्स से अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, एक्स से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अलग अलग टाइप के सेक्शन बनेंगे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है मेरे पास अगर वो कम है क्रिटिकल डेप्थ से तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। अगर ये एक्स से जो है वो एक्सी के बराबर है तो बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। अगर एक्स से जो है वो एक्सी से ज्यादा है तो कैसा कहलाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। ये सारी चीजें डील कर चुके हैं अपन, ठीक है। मैंने बोला सर नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास बेंडिंग मोमेंट एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट मेरे पास होता है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर मैंने लोडिंग अप्लाई कर रखी है, उस लोडिंग के कारण उस सेक्शन पे जितना मूवमेंट अप्लाई हो रहा है उसको अपन बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। और सेक्शन जो मेरे पास है उस सेक्शन की जो रेजिस्टिंग पावर है, उस सेक्शन की जो रेजिस्टिंग पावर है, मतलब कितना रेजिस्ट कर पा रहा है उस पर्टिकुलर आने वाले बेंडिंग मूवमेंट को, उसको बोलते हैं अपन एमओआर, मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे लेबर आर्म जो मेरे पास हो जाएगी WSM में वो हो जाएगी मेरे पास d माइनस x/3, कई बार ये पूछ लेता है तो ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल। और यहाँ से आप जो फॉर्मूला निकालोगे ड्राइव करके, वो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है कहीं ना कहीं, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा MOR फ्रॉम द टेंशन साइड, मतलब TA इंटू AST इंटू d माइनस x/3, ठीक है सर। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो इसका मतलब XA इज लेस देन XC होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और उस केस में अगर मैं बात करूँ इस तरीके से आप कहीं ना कहीं करोगे। हाँ, फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है कि प्रॉपर्टीज मेरे पास होंगी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की, ध्यान से पढ़ के जाना इन सारी चीजों को। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो एरिया ऑफ स्टील अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब ये हो गया सर कि स्टील कहीं ना कहीं कम है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, मतलब रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं कम है, किसके कंपेरिजन में, कंक्रीट के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, कंक्रीट के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बात करूंगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की तो ये हो जाएगा मेरे पास area of reinforced provided in under reinforced section is less than that required by balanced section। तो area of reinforced जो मेरे पास होगा, reinforcement जो मेरे पास होगा under reinforced section में वो कम होगा किससे, जो कि रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है हालांकि। सेकेंड पॉइंट हमारे पास स्ट्रेस इन स्टील रीच अप टू इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। तो जो हमारे पास कहीं ना कहीं स्टील है वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पे पहले रीच करेगी एज कंपेयर टू कंक्रीट, एज कंपेयर टू कंक्रीट। इसका मतलब टीए जो है वो सिग्मा एस टी हो जाएगा पहले, बट स्ट्रेस इन कंक्रीट रिमेन्स लेस देन इट्स परमिसिबल वैल्यू, मतलब सीए जो हमेशा रहेगा वो कम रहेगा किससे, सिग्मा सीबीसी से। तो ये जो मेरे पास सेक्शन होगा वो इंडिकेशन देगा कि सेक्शन जो मेरे पास है वो कैसा है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है वो है मेरे पास द फेलियर ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ स्टील। तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है किसके फेल होने के कारण होता है, तो सिंपल सी बात है जो चीज कम होगी वही पहले फेल होगी। तो स्टील क्या हो जाएगी सर, पहले फेल हो जाएगी, इसीलिए इसको टेंसाइल फेलियर बोला जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो स्टील जो मेरे पास है वो एक डक्टाइल मटेरियल है और टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए फेलियर कैसा हो गया, टेंसाइल फेलियर, ठीक है। सिंस नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिंस स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल हेंस फेलियर ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज ए डक्टाइल फेलियर। और क्या बोलेंगे इसको, या तो टेंसाइल फेलियर बोल दो या फिर क्या बोल दो सर, डक्टाइल फेलियर बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास सच टाइप ऑफ सेक्शन आर प्रिफर्ड बिकॉज दे आर
because they provide sufficient warning before collapse in terms of vibration, cracking, deflection, corrosion, etc. अगर हम लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास एक अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, एक ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है और एक बैलेंस सेक्शन है, इनमें से किस पर्टिकुलर सेक्शन को आप डिजाइन करना चाहोगे, तो मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर किसको, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को। क्यों? क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील पहले फेल होगा या स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहले पहुंचेगा। अगर ये पहले पहुंचेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं फेल होने से पहले या तो स्टील जो है वो अपनी परमिसिबल स्ट्रेस पे अगर पहले पहुंच रहा है तो या तो फेल होने से मुझे डिफ्लेक्शन दिखाई दे जाएगा, या फिर मुझे क्रैक्स दिखाई देने लगेंगे, या फिर मुझे कोरोजन दिखाई देने लगेगा। ये सारी चीजें अगर मुझे दिखाई दे रही हैं इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन दे रही हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने वाला है। मुझे इंडिकेशन अगर मिल जाएगा तो ये फेलियर जो मेरे पास होगा वो डक्टाइल फेलियर कहलाने वाला है, और इसी पर्टिकुलर टाइप के सेक्शन को मैं डिजाइन करना हमेशा चाहूंगा। ठीक है सर। मैंने बोला सर नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो है मेरे पास ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर इन्फोर्स सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, ओवर इन्फोर्स सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मेरे पास एक्स जो है अगर वो ग्रेटर देन होगा किससे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ इंटर एक्सिस से, तो वो सेक्शन जो मेरे पास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा मेरे पास ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन। ठीक है सर। फिर इसके लिए भी अपन एमओआर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं बात करूंगा एरिया ऑफ स्टील, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं ओवर इन्फोर्स सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड क्या ज्यादा है, रीइंफोर्समेंट, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन ओवर इन्फोर्स सेक्शन इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस्ड सेक्शन। तो एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जितना रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है सर। फिर मैंने बोला सर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच अप टू इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू बट स्ट्रेस इन स्टील रिमेन्स लेस देन इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू एट द टाइम ऑफ फेलियर। मतलब स्ट्रेस जो मेरे पास कंक्रीट में होगी वो पहले पहुंच जाएगी अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पे एज कंपेयर टू स्टील। स्टील जो है वो बाद में पहुंचेगी अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पे। इसका मतलब पहले कौन फेल होगा, पहले कंक्रीट फेल हो जाएगी। द फेलियर ऑफ द ओवर इन्फोर्स सेक्शन इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कंक्रीट। ठीक है सर। इसका मतलब वो जो मेरे पास फेलियर था अंडर इन्फोर्स सेक्शन वो टेंशन फेलियर कहला रहा था या टेंसाइल फेलियर कहला रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंक्रीट पहले फेल हो रही है तो इसका मतलब ये जो फेलियर है वो क्या कहलाएगा सर, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। क्या कहलाएगा सर, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, क्योंकि कंक्रीट जो हमारे पास है वो किसमें फेल हो रही है सर, कंप्रेशन में फेल हो रही है। ठीक है, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। और कंक्रीट जो हमारे पास है वो कहीं ना कहीं ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है सर। मैंने बोला सर नेक्स्ट जो हमारे पास है सिंस कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल हैंस फेलियर ऑफ ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन इज ए ब्रिटल फेलियर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सच टाइप ऑफ सेक्शन आर अवॉइडेड बिकॉज दीज सेक्शन टेंड्स टू सडन कोलैप्स, क्योंकि ये जो मेरे पास सेक्शन है वो सडन कोलैप्स देंगे एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी वार्निंग बिफोर कोलैप्स, और कोई भी वार्निंग प्रोवाइड नहीं करेंगे कोलैप्स होने से पहले। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए सर नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास पॉइंट नंबर सी बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मेरे पास वह सेक्शन होगा जिसके लिए एक्स से बराबर एक्स ही होगा। स्टील भी अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच चुका होगा और कंक्रीट भी अपनी परमिसिबल लिमिट पे पहुंच चुका होगा। तो इसके लिए भी आप एमओआर कैलकुलेट कर लोगे। एमओआर कैलकुलेट अगर इसके लिए करोगे तो एमओआर बैलेंस जो आएगा वो आएगा सर आपके पास क्यूबीडी स्क्वायर। क्या आएगा, क्यूबीडी स्क्वायर, वेयर क्यू जो मेरे पास है वो है होता है मेरे पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, जिसकी वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ से अगर मैं देखूं तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/2 इंटू के इंटू जे इंटू सिग्मा सीबीसी, और जे है मेरे पास यहाँ पे 1 - k/3 जो कि होता है मेरे पास लीवर आर्म फैक्टर। यही ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के, है ना, बिल्कुल। अगर मैं एनालिसिस में से बात करूं तो यही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। फिर मैंने बोला सर ये है मेरे पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, ये है मेरे पास जे इक्वल टू 1 - k/3 मतलब लीवर आर्म फैक्टर। ठीक है। के की अगर मैं बात करूं तो 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा एसटी लीवर आर्म फैक्टर, ये है मेरे पास। ठीक है। एमओआर बैलेंस की अगर मैं टेंशन साइड से बात करूंगा तो बैलेंस सेक्शन के लिए एमओआर बैलेंस आ जाएगा मेरे पास सिग्मा एसटी इंटू ए एस टी इंटू जे इंटू डी। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आएगी वो या तो आप लोगों से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेगा सारी चीजें पुट करवा के। तो सबसे पहले आपको एक्स से कैलकुलेट करना है, एक्स से कैलकुलेट करना है, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने से आपको ये पता चलेगा कि सेक्शन जो है अंडर रीइंफोर्स्ड है, बैलेंस है, या फिर कैसा है, ओवर रीइंफोर्स्ड है। अब जैसा भी मेरे पास सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले एमआर जो कैलकुलेट करते हैं वो अपन यूज एक्स को यूज करके अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एमआर को कैलकुलेट करेंगे। और जिस इसमें से जैसा भी सेक्शन मेरे पास बन रहा है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग सी और टी ए की वैल्यू पुट करके अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से एमओआर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एमओआर कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे तो टेंशन वाली साइड से चाहे तो अपन कंप्रेशन वाली साइड से। यहाँ से जो भी मेरे पास एमओआर आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो मेरे पास बनेगी या तो फिर ऐसे पूछ लेगा, पहले में तो एमआर पूछ लिया, सेकंड टाइप जो मेरे पास प्रॉब्लम होगी, हालांकि ये कन्वेंशनल है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनता है, थोड़ा सा ये कन्वेंशनल जब आप लोग मेंस वगैरह देने जाते हो तब यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है,
तो इसीलिए आप लोग चाहो तो अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा मतलब एग्जाम आपका नजदीक ही है तो आप ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल, हालांकि अपन तो सारा ही पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल। चलिए, तो ये डिजाइनिंग में भी जो है अगर मैं बात करूंगा तो डिजाइनिंग भी थोड़ा सा कन्वेंशनल पार्ट ज्यादा है, इसीलिए अगर मैं बात करूं तो डिजाइनिंग में कुछ जो पार्ट है उनको मैं बता के चल रहा हूं आपको। जैसे अगर मैं बात करूं सर, टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है मेरे पास वो है डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड आरसीसी सेक्शन। केस 1 जो है वो है मेरे पास बीम का साइज मुझे गिवन नहीं है। द बीम हैज टू बी डिजाइन फॉर बेंडिंग मूवमेंट। बीम को अपन जो डिजाइन करके चलेंगे साइन उसका नहीं सॉरी साइज उसका नहीं गिवन है, तो किसके लिए डिजाइन करेंगे अपन? बेंडिंग मूवमेंट के लिए। किसके लिए? बेंडिंग मूवमेंट के लिए, ठीक है सर। वी जनरली डिजाइन एज ए बैलेंस्ड सेक्शन। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सेक्शन का साइज मुझे गिवन नहीं है तो जो अपन बीम को डिजाइन करते हैं वो कैसे डिजाइन करते हैं? तो एज ए बैलेंस्ड सेक्शन, ये ऑब्जेक्टिव निकल गया यहाँ से, है ना, बिल्कुल। चलिए, और बैलेंस सेक्शन के लिए हमें पता है कि एक्स जो होगा वो एक्स का होगा, सी जो है वो सिग्मा सीवीसी के, और टी जो है वो सिग्मा एससी के बराबर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। बैलेंस सेक्शन है इसीलिए बेंडिंग में जो है उसको क्यूबीडी स्क्वायर के बराबर रखा है। रिक्वायर्ड डेप्थ निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, और डेप्थ प्रोवाइडेड से अपन क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। चलिए, यहाँ से अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है कि सब जब मेरे पास सेकंड केस बनेगा व्हेन साइज ऑफ द बीम इज गिवन, तो जब साइज ऑफ द बीम अगर गिवन है तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट जो है अगर वो एमओआर बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब मुझे डिजाइन करना पड़ेगा डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को। और अगर मेरे पास बेंडिंग मोमेंट जो है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट अगर वो लेस देन इक्वल टू है एमओआर बैलेंस, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आने वाला जो मेरे पास मूवमेंट है अगर वो कम है या बराबर है रोकने वाले से, आने वाला जो मेरे पास मूवमेंट है अगर वो कम है या बराबर है रोकने वाले के, तो इसका मतलब उस सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो डिजाइन सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। मेरे पास आने वाला जो मूवमेंट है वो कम है या बराबर है रोकने वाले मूवमेंट के, तब तो मैं सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन करूंगा। और अगर मेरे पास आने वाला जो मूवमेंट है अगर वो ज्यादा हो जाएगा एमआर बैलेंस से, तब मैं डिजाइन करके चलूंगा किसको? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को। किसको? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को। ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है सर। अब डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ की डिजाइनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को कब प्रीफर या फिर डिजाइन किया जाएगा? जब सेक्शन की डायमेंशन जो मेरे पास होंगी वो फिक्स्ड होंगी या फिर रेस्ट्रिक्टेड होंगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखिए डबली का केस कब निकल के आया? जब मुझे सेक्शन का साइज गिवन था, और सेक्शन का साइज अगर मुझे गिवन है इसका मतलब बी और डी अगर मुझे दे रखा है, तो इसका मतलब अब मैंने बोला सेक्शन की डायमेंशन मुझे गिवन है, सेक्शन का साइज मुझे गिवन है, तो इसका मतलब सेक्शन बी और डी आपको गिवन है। अब क्या कर सकते हो, अगर ऊपर से आने वाला जो मूवमेंट है अगर वो वहां पे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब बी और डी को आप चेंज नहीं कर सकते, केवल और केवल आप इतना काम कर सकते हो कि टेंशन वाली साइड में आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर टेंशन वाली साइड में अगर आपने ज्यादा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, इसका मतलब सेक्शन जो हो जाएगा मेरे पास वो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा। इसीलिए अपन ये काम न करके अपन ये काम करते हैं कि वहां से कुछ रीइंफोर्समेंट जो कि ओवर बना रहा है उसको अपन प्रोवाइड कर देते हैं। कहाँ पे? कंप्रेशन वाली साइड में। और कंप्रेशन वाली साइड में अगर मैं प्रोवाइड करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास सेक्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं व्हेन द सेक्शन साइज इज लिमिटेड एंड द मूवमेंट टू बी कैरिड आउट बाय द सेक्शन इज मोर देन द मूवमेंट एमओआर, मतलब जो अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट है अगर वो ज्यादा हो जाएगा किससे? एमओआर बैलेंस से। किससे? एमओआर बैलेंस से। तब अगर मैं बात करूंगा देन डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन आर प्रोवाइडेड, तब अपन प्रोवाइड करके चलेंगे किसको? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को। ये ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। चलिए, in such case over reinforced section can also be provided but they tends to sudden collapse hence are not preferred। इस केस में जब मेरे पास अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमआर बैलेंस, इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो मैं ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर मैं ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे मुझे सडन फेलियर या सडन कोलैप्स देखने को मिलने वाला है। इसीलिए मैं वहां पे न जाके मैं कहां चला जाऊंगा? और डबली पे। कहां चला जाऊंगा सर? डबली पे चला जाऊंगा। तो ये डबली का आपके पास कहीं ना कहीं एनालिसिस है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है साहब, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन या फिर बीम। चलिए, अब आ जाएगा मेरे पास एलएसएम, मतलब लिमिट स्टेट मेथड। क्या आ जाएगा? लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड की अगर मैं बात करूंगा, तो लिमिट स्टेट मेथड मेरे पास वह मेथड है जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल होगा एज कंपेयर टू डब्ल्यूएसएम। डब्ल्यूएसएम से तो क्या होगा सर? इकोनॉमिकल मेथड होगा। और अगर मैं यूएलएम मतलब अल्टीमेट लोड मेथड के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूंगा तो कैसा होगा सर? मोर सेफर होगा। इसीलिए अपन आजकल जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सर अपन लिमिट स्टेट मेथड को, न कि डब्ल्यूएसएम और यूएलएम।
ना कि WSM और ULM। मैंने बोला सर WSM जो मेरे पास मेथड है उसको इलास्टिक मेथड ही बोल रहे हैं अपन, और क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, और क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलर रेशियो मेथड। जबकि लिमिट स्टेट मेथड की अगर मैं बात करूंगा तो द पर्पस ऑफ डिजाइन based upon the limit state method is to achieve an acceptable probability that the structure will not reach up to its limit state or will not become unserviceable during the design life for the use for which it is intended। मतलब जो मेरे पास स्ट्रक्चर है ये मैं प्रोबेबिलिटी मान के चल रहा हूं कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो कभी भी अपनी परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचेगा या फिर अपनी आपको अनसर्विसेबल नहीं बनाएगा, अपनी सर्विस खत्म नहीं करेगा, ये मैं प्रोबेबिलिटी मान के चल रहा हूं। ठीक है सर। नेक्स्ट जो मेरे पास मेथड, नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, लिमिट स्टेट comprises of limit state of collapse and limit state of serviceability। LSM में दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है सर। यहां से ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की अगर मैं बात करूंगा या सर्विसिबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन सी चीजें जो हैं वो किसमें कंसीडर की जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की, तो देखिए कोलैप्स मतलब उन फोर्सेस की बात होंगी जो कि डायरेक्टली स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इन फ्लेक्सरल या फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शियर या फिर टॉर्जन या फिर बेंडिंग, ये सारे के सारे हमारे पास जो भी आपको फोर्स दिखाई दे आंख बंद करके ऑप्शन मार के आ जाना, कौन सा है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कौन सा है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है सर। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहीं ना कहीं शो करता है जो मेरे पास स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ होगी, जो भी मेरे पास ड्यूरेबिलिटी होगी स्ट्रक्चर की, वो शो करेगा किसको, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को। किसको, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी करस्पॉन्ड्स टू एक्सेसिव डिफॉर्मेशन ड्यू टू डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग, कोरोजन, क्रीप, श्रिंकेज। ये सारी की सारी जो चीजें आएंगी वो किसमें आएंगी सर, वो सारी की सारी चीजें आएंगी हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। किसमें, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। ठीक है सर। यही ऑप्शन में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को दे देगा कि बताइए क्रीप और श्रिंकेज जो है वो किसमें है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में है या फिर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में है, तो किसमें है, कोलैप्स में। किसमें है, कोलैप्स में। ठीक है सर। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेन फेलियर थ्योरी। ये जो मेरे पास LSM है ये बेस्ड है सर किस पे, प्रिंसिपल स्ट्रेन फेलियर थ्योरी पे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अगर मैं डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो हमें पता है सर डिजाइन स्ट्रेंथ की अगर मैं LSM के अकॉर्डिंग बात करूं तो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मेरे पास है वो कंक्रीट के लिए अगर मैं बात करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन 1.5 लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करूं वो है मेरे पास कितनी, वो है सर मेरे पास FCK। तो FCK डिवाइडेड बाई 1.5 ये आ जाएगा मेरे पास 0.67 FCK। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.67 इंटू FCK। ये मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है कब, ये लिया है मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टी एक्सियल लोडिंग के कारण। क्यों, क्योंकि जब मैं कहीं ना कहीं क्या करूंगा, अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं क्यूब की तो इसका मतलब उसमें यूनी एक्सियल लोडिंग मैंने लगा रखी है, एक ही डायरेक्शन में मैंने लोडिंग अप्लाई कर रखी है। लेकिन जब ये कंक्रीट यूज होगी कहां पे, साइड पे या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, इसका मतलब उसमें हर डायरेक्शन से हमारे पास लोडिंग अप्लाई हो रही होगी। हर डायरेक्शन में अगर मेरे पास लोडिंग अप्लाई हो रही होगी तो इसका मतलब वो कहलाएगी मल्टी एक्सियल लोडिंग। इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लेके चलता हूं कितना, 1.5। और यहां से मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 0.67 इंटू FCK। ठीक है सर। फिर मैंने बोला सर इससे काम चल जाएगा क्या, इससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि फिर अगर मैं बात करूं सर, फिर अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया मेरे पास मल्टी एक्सेल लोडिंग के लिए। फिर अगर मैं बात करूंगा तो 0.67 इंटू FCK डिवाइडेड बाई 1.5 अब ये जो मेरे पास है उसको क्यों कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो जो कंक्रीट की हमारे पास क्वालिटी है, जो कंक्रीट की हमारे पास क्वालिटी है वो भी डिफर करेगी। जो कंक्रीट की मेरे पास क्वालिटी है वो भी डिफर करेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा कि जब आप क्यूब की टेस्टिंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं कंक्रीट जो बनाते हो वो लेबोरेटरी में बनाते हो। जबकि अगर मैं बात करूंगा जब आपने साइट पे अगर कंक्रीट को यूज किया है, इसका मतलब आप कहां पे बना रहे हो, आप ऑन द साइट बना रहे हो। इसका मतलब क्वालिटी जो मेरे पास है वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाएगी कंक्रीट की। इसीलिए एक और बार मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करता हूं और डिजाइन स्ट्रेंथ जो मेरे पास निकल के आएगी कंक्रीट की, वो निकल के आएगी मेरे पास 0.45 इंटू FCK, जो कि क्वेश्चन SSC JEE में लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस ईयर भी पूछा जाएगा। पता नहीं कौन से सेट में आने वाला है,
अगर आपके में आ जाए तो मार के आ जाना कितना 0.45 इंटू एफसी के, ठीक है सर। स्टील की अगर मैं बात करूंगा तो डिजाइन स्ट्रेंथ जो मेरे पास होगी स्टील की वो होगी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या फिर मैं इसको बोल दूं यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोल दूं मैं इसको? यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एफ वाई अपॉन 1.15, हमें पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेके चलेंगे अपन किसके लिए, स्टील के लिए, वो लेके चलेंगे 1.15। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा सर 0.87 इंटू एफ वाई, 0.87 इंटू एफ वाई। तो ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए डिजाइन लोड जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास डिजाइन लोड, मतलब अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक लोड जो मेरे पास है, अगर वो मेरे पास एफसी के है, या अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक लोड जो मेरे पास है अगर वो मेरे पास पी है, कितना है, पी है, तो इसका मतलब डिजाइन लोड जो मेरे पास होगा, डिजाइन लोड जो मेरे पास होगा पी यू वो होगा मेरे पास लोड फैक्टर, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ पी, 1.5 टाइम्स ऑफ पी, ये होगा मेरे पास डिजाइन लोड। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो लोड फैक्टर जो अपन लेके चलते हैं एलएसएम में, वो लेके चलते हैं अपन 1.5 के बराबर, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए मैं ऐसे बोल दूं कि 100 लोड आने वाला है, ठीक है ना, फिर ज्यादा डिटेलिंग में हो जाएगा, आप लोगों को क्रैश कोर्स है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए तो मैंने बोला सर डिजाइन लोड मेरे पास क्या हो जाएगा, डिजाइन लोड मेरे पास हो जाएगा लोड फैक्टर इंटू कैरेक्टरिस्टिक लोड, मतलब पी यू बराबर 1.5 इंटू पी, ये हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मेरे पास होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है सर लोड कॉम्बिनेशंस, यहां से मान के चलना के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने बोला सर लोड कॉम्बिनेशंस है मेरे पास, फिर है मेरे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और मेरे पास है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अगर मैं बात करूंगा तो पहला कॉम्बिनेशन है मेरे पास डेड लोड का, लाइव लोड का, दूसरा कॉम्बिनेशन है मेरे पास डेड लोड का, अर्थक्वेक लोड का, या फिर विंड लोड का। अर्थक्वेक लोड और विंड लोड में से एक बार में एक ही कंसीडर करके चलोगे आप, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फिर आपके पास डेड लोड, लाइव लोड और प्लस अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। मैंने बोला ठीक है सर। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अपन लेके चलेंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो लेके चलेंगे 1.5, तो डेड लोड के लिए 1.5, लाइव लोड के लिए 1.5, और क्योंकि यहाँ पे विंड लोड नहीं है, अर्थक्वेक लोड नहीं है, तो कितना लेके चलूं, डैश। फिर मैंने बोला सर डेड लोड है प्लस अर्थक्वेक लोड है, विंड लोड है, तो 1.5, 0.9, यहाँ पे क्योंकि लाइव लोड नहीं है तो डैश, और यहाँ पे क्योंकि विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है, तो 1.5। फिर है डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, तो 1.2, 1.2 और 1.2। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कहीं ना कहीं डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, ये मेरे पास हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा सर पहले के लिए 1.0, 1.0, 1.0 डैश 1.0, 1.8, 0.8, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो मेरे पास आता है वो 0.9 आता है, जिसको अपन लेके चलते हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के लिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के लिए, जिसका एग्जाम्पल जो मेरे पास होता है वो होता है डैम। एग्जाम्पल जो हमारे पास होगा वो कौन होगा सर, डैम होगा हमारे पास, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए मतलब डैम का जो हमारे पास सेल्फ वेट होता है वो ज्यादा होता है, तो आपको ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। क्लास में डिस्कस करते हैं अपन आराम से इसको, तो ये यहाँ पे मैटर है, ठीक है। नोट में क्या है, नोट में ये है सर, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड आर नेवर कंसिडर टू बी एक्टेड साइमल्टेनियसली बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज वेरी लो। तो जब भी मेरे पास विंड लोड होगा या मेरे पास अर्थक्वेक लोड होगा, तो दोनों में से किसी एक लोड के लिए जो मेरे पास हायर लोड होगा उसके लिए मैं डिजाइन करके चलूंगा, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी, या ऐसे मान लीजिए कि अगर मैंने अर्थक्वेक लोड के लिए अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिजाइन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो हो चुका है किसके लिए, विंड लोड के लिए। किसके लिए, विंड लोड के लिए, ठीक है सर। फिर मेरे पास है 0.9 फैक्टर इज कंसीडर व्हेन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल, ठीक है ना। तो इसको किसके लिए कंसीडर करके चलेंगे अपन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए लेके चलना है अपन, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के अगेंस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। 0.9 ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट मेरे पास इन सारे कॉम्बिनेशंस में से ये सारे लोड्स अगर मेरे पास लग रहे होंगे तो कौन सा लोड आप लोग प्रीफर करके चलोगे, तो मैंने बोला सर आप प्रीफर करके चलोगे वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स इज कंसीडर फॉर डिजाइनिंग। मतलब इनमें से जो मैक्सिमम लोड देने के लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देने के लिए जो लोड्स हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होंगे, उन लोड्स को आप कंसीडर करके चलोगे, और उन्हीं लोड्स को बोलेंगे अपन वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। क्या बोलेंगे, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स, ठीक है। अजम्पशन जो मेरे पास होंगे एलएसएम में बेहद इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, मान के चलना कि क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ठीक है ना। अजम्पशन इन एलएसएम, अजम्पशन इन एलएसएम, ठीक है साहब। पहला अजम्पशन तो हमारा सेम ही रहेगा, चाहे मैं एलएसएम में बात करूं चाहे मैं डब्ल्यूएसएम में बात करूं। कौन सा है वो पहला अजम्पशन, तो मैंने बोला सर पहला अजम्पशन है मेरे पास ये, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, या फिर मैं ऐसे बोल दूं प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है सर।
फिर अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ कंक्रीट एंड टेंशन नेग्लेक्टेड, WSM में भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है सर। मैक्सिमम स्ट्रेन जो मेरे पास है कंक्रीट की एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज इक्वल टू 0.0035, मान के चलना पूछा ही जाएगा। मैंने बोला सर कंक्रीट में जो मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेन होगी आउटर मोस्ट कंक्रीट फाइबर पे वो कितनी होगी, तो वो होगी सर 0.0035, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ फेलियर स्ट्रेन इन स्टील या इन टेंसाइल स्टील शुड नॉट बी लेस देन, तो अगर मैं बात करूंगा टाइम ऑफ फेलियर पे जो मेरे पास स्ट्रेन होगी स्टील में वो कम नहीं होनी चाहिए सर, किससे, ये कम नहीं होनी चाहिए सर 0.002 प्लस 0.87 इंटू F//ES। या तो आपको ये रूप देखने को मिलेगा, और या फिर अगर ये रूप नहीं देखने को मिला तो ये वाला रूप देखने को मिलेगा, ठीक है ना, F//1.15 ES प्लस 0.002, या फिर ये वाला। तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम भी अगर स्ट्रेन डेवलप हो रही है फेलियर में स्टील में, इसका मतलब कि इतना तो कंक्रीट ही कैरी कर लेता, इसके लिए आपने स्टील क्यों प्रोवाइड किया वहां पे, ठीक है ना, ये मतलब होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अजम्पशन है, वो है हमारे पास अजम्पशन नंबर 5, वेरिएशन ऑफ compressive stress with strain in concrete can be assumed to be rectangular। तो जो मेरे पास कहीं ना कहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो मेरे पास वेरिएशन होगा स्ट्रेन के साथ कंक्रीट में, वो मेरे पास रेक्टेंगुलर होगा, पैराबोलिक होगा, ट्रेपेजोइडल और एनी ऑफ द अदर शेप विच रिलेट द रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली। तो मेरे पास जो भी स्ट्रेस का वेरिएशन मेरे पास होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन मेरे पास जो होगा वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है और अदर शेप का भी हो सकता है। जो भी प्रैक्टिकली हमारे पास रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन होंगे उन्हीं की बात होंगी, ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रैक्टिस इट इज फाउंड दैट द वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस विद स्ट्रेन इज पार्शियली पैराबोलिक और पार्शियली रेक्टेंगल। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स करके हमें यह पता चला है, हो तो किसी पर्टिकुलर शेप का हो सकता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स करके हमें यह पता चला है कि, या कुछ प्रैक्टिस से हमें यह पता चला है कि हमारे पास जो स्ट्रेस डायग्राम होगा स्ट्रेन के साथ जो कि वेरी करेगा वो पार्शियली पैराबोलिक होगा, पार्शियली कैसा होगा सर, रेक्टेंगल होगा, ठीक है सर। LSM टेक्स कंक्रीट टू हायर स्ट्रेस लेवल एज कंपेयर टू WSM। तो LSM जो मेरे पास होगा उसमें कंक्रीट जो मेरे पास है वो ज्यादा स्ट्रेस ले पाएगी एज कंपेयर टू WSM। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है सर। फिर अगर मैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में अगर मैं अजम्पशंस की बात करूं तो देखिए LSM ये बोलता है सर कि जो मेरे पास कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा, मेरे पास स्ट्रेन डायग्राम जो होगा कंक्रीट में जो मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो कितनी 0.0035, जबकि जो स्टील मेरे पास है इसमें जो मेरे पास स्ट्रेन है वो कम नहीं होनी चाहिए 0.002 प्लस 0.87 इंटू F//ES, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरे पास कहीं ना कहीं स्ट्रेन है, मुझे पता है सर यहाँ पे तो स्ट्रेन कितनी होगी 0, तो मैंने बोला सर यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ तो 0 से लेकर 0.002 और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 0.002 से लेकर 0.0035। तो LSM जो बोलता है सर वो बोलता है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है सर, ये बोलता है सर 0 से लेके 0.002 तक मेरे पास जो डायग्राम रहेगा वो रहेगा सर पैराबोला। कैसा रहेगा, पैराबोला। तो अगर मैं बात करूं सर 0 स्ट्रेन से लेके 0.002 स्ट्रेन तक जो मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम रहेगा वो पैराबोला रहेगा। जबकि अगर मैं बात करूंगा कि जो मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम रहेगा कहां से लेके कहां तक, वो 0.002 से लेके 0.0035 तक जो मेरे पास स्ट्रेस डायग्राम रहेगा वो रहेगा सर रेक्टेंगल। कैसा रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है सर। और कंक्रीट में जो मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकती है वो होगी मेरे पास 0.45 इंटू FCK, और स्टील में जो मेरे पास होगी वो होगी सर 0.87 इंटू FY। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है सर। अब जो मेरे पास WSM में थी सर क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और MOR, वो यहाँ पे हो जाएगी। देखिए जो मेरे पास वहां पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस थी वो यहाँ पे हो जाएगी क्या, मेरे पास लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब XU, जिसको मैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से मैं निकालता हूं। XU लिमिट का एक तो यही फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाएगा, कौन सा, XU लिमिट बराबर 700/1100 प्लस 0.87 इंटू FY इंटू D। और यहाँ पे इसको इस वाली वैल्यू को मैं K बोल दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा XU लिमिट बराबर K इंटू D। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों से गारंटेड यहाँ से पूछा जाएगा कि जो मेरे पास लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर होता है, जो मेरे पास लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अलग अलग ग्रेड्स को यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास K की वैल्यू निकल के आएगी 0.53, 0.48 और 0.46। आपको एक फ्लो में याद करना है, कैसे, 53, 48, 46, 53, 48, 46। तो 53, 48 और 46, इससे XU लिमिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.53 इंटू डी, 0.48 इंटू डी और 0.46 इंटू डी, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन मान के चलना कि आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, मान के चलना, ठीक है ना। तो इसको तो नहीं भूलना सर आपको। 0.53
कितना कैसे याद कराया मैंने, 53 48 46, 53 48 46। अब तो ये तो याद रहेगा आपको कि 250 है, 415 है और क्या है 500 है, इतना तो ठीक है ना, आरसीसी पढ़ी है अपन ने, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मेरे पास पॉइंट है वो है मेरे पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बोले तो एक्सयू, बोले तो एक्सयू, ठीक है ना, बिल्कुल। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो मेरे पास होगी इसमें, अब अगर मैं बात करूं तो देखिए सर यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कि कितनी डेप्थ तक, इस एक्चुअल डेप्थ की कितनी डेप्थ तक हमारे पास जो डायग्राम रहेगा वो रहेगा रेक्टेंगल, और कितनी डेप्थ तक रहेगा हमारे पास कैसा पैराबोला। तो ध्यान रखना सर कि 3/7 ऑफ एक्सयू तक तो रहेगा रेक्टेंगल और 4/7 ऑफ एक्सयू तक रहेगा कैसा पैराबोला, कैसा पैराबोला। ये भी निकालते हैं अपन आगे चल के, ठीक है ना, बिल्कुल पूरा ड्राइव करते हैं इसको। फिर मैंने बोला सर अगर मैं एक्सयू निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला सर आपको करना पड़ेगा C बराबर T, क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स, जो कि हो जाएगा मेरे पास 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU बराबर 0.87 इंटू FY इंटू AST, और XU यहाँ से जो निकल के आएगा मेरे पास वो निकल के आ जाएगा 0.87 इंटू FY इंटू AST अपॉन 0.36 इंटू FCK इंटू B, ठीक है ना, ये निकल के मेरे पास आ जाएगा। फिर निकालना है मुझे क्या, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बोले तो MOR, जो कि मेरे पास हो जाएगा MU इक्वल टू 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU, और टेंसाइल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो 0.87 इंटू FY इंटू AST। लेबर आर्म मेरे पास दोनों की ये रही, तो इसका मतलब यहाँ से आप निकाल लोगे टेंशन साइड से भी MOR और कहाँ से कंप्रेशन साइड से भी MOR, जो कि ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये फॉर्मूले पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अगर मैं कंप्रेशन वाली साइड से बोलूंगा तो फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा 0.36 इंटू FCK इंटू B इंटू XU ब्रैकेट में D माइनस 0.42 इंटू XU। अगर मैं टेंशन वाली साइड से बात करूंगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। अगर सेक्शन जो है वो अंडर इनफोर्स सेक्शन है तो XU जो मेरे पास होगा वो कम होगा XU लिमिट से। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दोगे किसकी, XU की, ये अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए निकल के आया। अगर मैं बैलेंस सेक्शन के लिए बात करूंगा तो XU जो है वो XU लिमिट के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब MU लिमिट जो है वहां पे आप वैल्यू रख दोगे किसकी, XU लिमिट की वैल्यू रख दोगे, और यहाँ से फॉर्मूला मेरे पास अगेन बन के आ जाएगा कौन सा, MU लिमिट बराबर QBD स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास Q है ये कहलाएगा सर यहाँ पे क्या, लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर। Q जो मेरे पास हो जाएगा सर यहाँ पे वो हो जाएगा मेरे पास, जैसे वहां पे कहलाता है ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, ये कहलाएगा यहाँ पे लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। ये क्या कहलाएगा सर, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। या तो ऊपर वाली जो मैंने अभी चीज बताई है K की वैल्यू, या तो वो पूछी जाएगी या XU लिमिट की वैल्यू पूछी जाएगी। अगर वो नहीं पूछी गई तो आप लोगों से MU लिमिट की वैल्यू जरूर पूछी जाएगी सर, गारंटेड। पिछली साल भी पूछी गई थी, इस साल भी पूछी जाएगी। ये हो जाएगी मेरे पास FE 250 के लिए, FE 415 के लिए, FE 500 के लिए, क्योंकि वैल्यू मेरे पास हो जाएगी। उनको मैंने याद करवाया कैसे, 53 48 46, 53 48 46 D से मल्टीप्लाई कर लोगे तो XU लिमिट आपके पास निकल के आ जाएगा। इसको आप याद करोगे कैसे, ये आपके पास 148 138 134, 148 138 और 134, ठीक है ना, 48 38 और 34 या 148 138 और 134 क्या लगा लेना है, पॉइंट लगा लेना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, FCK, क्या आ जाएगा FCK, बात समझेंगे बिल्कुल। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएंगी किसके लिए, ये आपके पास वैल्यू हो जाएंगी सर लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, जो कि पूछी ही जाएंगी, ठीक है सर। अगर मैं LSM की बात करूंगा तो यहाँ पे अपन डिजाइन करके नहीं चलते हैं किसको, ओवर इनफोर्स सेक्शन को, किसको, ओवर इनफोर्स सेक्शन को, मतलब इस सेक्शन को अपन लिमिट कर देते हैं या रोक देते हैं कहां तक ही, बैलेंस सेक्शन तक ही, कहां तक, बैलेंस सेक्शन तक ही, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फिर डिजाइनिंग आ गई मेरे पास सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन की। तो डिजाइनिंग जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एनालिसिस बन जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास अप्लाइड बेंडिंग में जो है अगर वो ज्यादा होगा मेरे पास MOR से, तब डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन करूंगा, और अगर ये कम होगा तो किसको डिजाइन करूंगा सर, सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को डिजाइन करूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये मेरे पास डिजाइनिंग है। यहाँ से अगर आप लोगों से पूछ रहे चेक जो है उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है आप लोगों से, या डायरेक्टली EST कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है। वो क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास कितना, ये फॉर्मूला है हमारे पास 0.5 इंटू FCK अपॉन FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 इंटू MU अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू BD। ये मेरे पास डायरेक्ट EST कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। चलिए चेक फॉर EST की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम EST रिक्वायर्ड वो हो जाएगा मेरे पास EST अपॉन मिनिमम EST रिक्वायर्ड वो मेरे पास हो जाएगा EST अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY। या तो ये फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, या फिर आप लोगों से मिनिमम EST जो है वो कैलकुलेट करवा लेगा B और D और ग्रेड ऑफ स्टील देके, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम EST जो मेरे पास होगा वो होगा सर मेरे पास EST मैक्सिमम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू या शुड नॉट बी मोर देन मिनिमम ऑफ EST लिमिटिंग अपॉन 4, और इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा EST लिमिटिंग और 4% ऑफ BD, 4% ऑफ BD या टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे बोल लो, ठीक है ना। चलिए
व्हेन सेक्शन साइज और एएसटी बोथ आर टू बी कैलकुलेटेड, जब मुझे दोनों कैलकुलेट करनी होंगी, कौन कौन, सेक्शन साइज और एएसटी दोनों अगर मुझे कैलकुलेट करनी होती है, तो ये मेरे पास हो जाएगा इस केस में अपन को बी अपॉन डी का रेशियो कैलकुलेट या एज्यूम करके चलना पड़ता है, किसका, बी अपॉन डी का रेशियो। तो बी अपॉन डी का जो मेरे पास रेशियो होगा, अगर वो मेरे पास वेरी करता है सर 0.3 से लेके 0.7, जिसको अपन जनरली लेके चलते हैं, बी अपॉन डी का जो मेरे पास रेशियो होगा, इसको अपन जनरली लेके चलते हैं कितना, 0.5। अगर ये मेरे पास 0.3 से भी कम है तो लेटरल बकलिंग होने लग जाती है, और अगर ये मेरे पास 0.7 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो सेक्शन हो जाएगा मेरे पास अनइकोनॉमिकल। कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल। इसीलिए अपन कितना लेके चलते हैं, 0.5। फिर यहाँ से अपन रिक्वायर्ड डेप्थ वगैरह निकाल लेते हैं और फिर उसको प्रोवाइड कर देंगे अपन। प्रोवाइड डेप्थ जो मेरे पास होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, रिक्वायर्ड डेप्थ से। इसीलिए मेरे पास सेक्शन जो होगा वो सुइटेबल होगा मेरे पास, या फिर सेफ होगा। अगेन मैं एएसटी मिनिमम और एएसटी मैक्सिमम के लिए क्या कर लूंगा, इसको चेक कर लूंगा। फिर मेरे पास डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ जाएगा, और डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो व्हेन द सेक्शन डायमेंशन इज रेस्ट्रिक्टेड, और वही जो बात मैंने डब्ल्यूएसएम में की है वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा। ऑब्जेक्टिव का तो सेम ही पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से हो सकता है लिमिटिंग सेक्शन के लिए आप लोगों से स्ट्रेन जो है एप्सिलॉन एससी वो फॉर्मूला पूछ रहे, तो वो फॉर्मूला होता है मेरे पास 0.0035 इनटू एक्सयू लिमिट माइनस डीसी अपॉन एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है ना, बिल्कुल। स्ट्रेस जो मेरे पास होगी कंक्रीट में वो कितनी होगी, 0.45 एफसी के, स्टील में जो होगी वो कितनी होगी, 0.87 इनटू एफ वाई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ये सारी चीजें आप लोग जानते हो, ठीक है, अब तो बड़े हो गए आप लोग, ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एनालिसिस का पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है। तो ये सब जो है यहाँ से इतने फ्रिक्वेंटली जो है ऑब्जेक्टिव वो आप लोगों से जो जो बन पा रहे हैं वो मैं बता के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूंगा तो अभी रिसेंटली डिजाइनिंग ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये जो फॉर्मूला है AST1 का, ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है, ठीक है ना। AST1 बराबर mu1 0.87 इंटू एफ बाई डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू, इसका रूप पूछ लिया गया है। AST2 जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा mu2 अपॉन 0.87 इंटू एफ बाई डी माइनस डीसी, और थर्ड जो मेरे पास हो जाएगा ASC वो मेरे पास हो जाएगा mu2 अपॉन FSC माइनस 0.45 इंटू FC के इंटू डी माइनस डीसी। तो इनके रूप जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर इतना रूप भी अगर आप ध्यान रखोगे तो इसका मतलब वहां पे एलिमिनेशन मेथड से आप मैनिपुलेट कर लोगे, ठीक है ना। चलिए फिर है हमारे पास टी बीम और एल बीम। क्या है, टी बीम और एल बीम। टी बीम और एल बीम की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास होता है आइसोलेटेड टी बीम और आइसोलेटेड एल बीम, ठीक है ना, बिल्कुल। आइसोलेटेड का मतलब होता है सर अकेला है वहां पे, ठीक है ना, बिल्कुल। ये मेरे पास टी बीम है, ये मेरे पास क्या है, एल बीम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, वो पूछा जाएगा सर आप लोगों से इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज बीएफ, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। अगर टी बीम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो टी बीम के लिए मेरे पास इफेक्टिव विड्थ जो होगी वो मेरे पास होगी L0 अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये मेरे पास वैल्यू होगी कितनी, टी बीम के लिए BF बराबर L0 अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। और अगर एल बीम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ही आप टी बीम से जाओगे एल बीम की ओर, इसका मतलब आपको आधा कर देना काम। क्या कर देना है, आधा। आधे का मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना सर 0.5 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना आपको, 0.5 से। तो देखिए 0.5 से मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास हो जाएगा, जैसे ही मैं टी बीम से गया हूँ किसकी ओर, एल बीम की ओर, तो मैंने बोला सर ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 इंटू L0 अपॉन बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ठीक है। L0 जो मेरे पास है वो हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट और कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो जो मेरे पास जीरो मूवमेंट है, पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट जो मेरे पास है, या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो मेरे पास है, उनके बीच की जो मेरे पास डिस्टेंस है उसको अपन L0 बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो मेरे पास दो पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंट के बीच में जो मेरे पास मूवमेंट है, दोनों पॉइंट पे जो मेरे पास मूवमेंट है, उनके मूवमेंट अगर मेरे पास जीरो है, जैसे अगर मैं बात करूं सिंपली सपोर्टिव सेक्शन अगर मेरे पास है तो इसका मतलब इसके लिए बीएमडी कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो और यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो। तो जिन दोनों पॉइंट्स के बीच का बेंडिंग मोमेंट मेरे पास जीरो है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे पास उसको मैं क्या बोल रहा हूँ सर, उसकी जो एल इफेक्टिव होगी उसी को मैं L0 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, L0 बोल रहा हूँ। तो L0 यहाँ पे एल इफेक्टिव के बराबर होगी। अगर फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम है, इसके लिए कुछ बीएमडी ऐसा बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे ये क्या है, जीरो है, ये क्या है मेरे पास, बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे पास एल इफेक्टिव है, तो L0 जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 0.7 टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि L0 जो है वो कितनी कितनी होगी सिंपली सपोर्टेड के लिए और किसके लिए, फिक्स्ड और कंटिन्यूअस के लिए। तो ये होगी सर। अगर मैं कंटिन्यूअस टी बीम और एल बीम की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान आपको ये रखना है सर कि टी बीम के लिए जो मेरे पास इफेक्टिव विड्थ होगी, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज वो होगी मेरे पास मिनिमम ऑफ L0 अपॉन 6, या आप तो ऐसे याद रख लो कि ये मेरे पास होगी मिनिमम ऑफ L0 अपॉन 6 प्लस BW प्लस 6 DF, केवल इसको याद रखो आप। और अगर मैं बात करूंगा एल बीम के लिए तो ये मेरे पास हो जाएगी BF बराबर मिनिमम ऑफ या L0 अपॉन
12 प्लस BW प्लस 3DF। मतलब आपको तो ये ध्यान रखना है सर कि अगर मेरे पास कंटिन्यूस टी बीम हो गया तो आपके पास जो BF होगी इफेक्टिव विड्थ, तो वो मेरे पास होगी कहीं ना कहीं क्या, वो मेरे पास हो जाएगी L0 अपॉन 6 प्लस BW प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF। और अगर मैं L बीम की बात कर रहा हूं तो L बीम के लिए मेरे पास हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी मेरे पास BF इक्वल्स टू L0। मैंने बोला सर जैसे ही टी बीम से आप जाओगे कहां पे, L बीम पे, तो क्या करोगे, आधा करोगे, क्या करोगे, आधा करोगे। तो BF इक्वल्स टू L0 अपॉन 6 प्लस BW प्लस 6 DF। और L बीम के लिए मेरे पास हो जाएगा कितना, BF इक्वल्स टू L0 अपॉन 12 प्लस BW प्लस, अब यहाँ पे 6DF लेना है या क्या लेना है, तो मैंने बोला सर 3DF लूंगा। अब ये कैसे याद आया, तो मैंने बोला सर ध्यान आपको ये रखना है कि आपको बनाना है 36। क्या बनाना है, 36, जो कि हो जाएगा मेरे पास 6 × 6 बराबर 36 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा कैसे, 12 में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या बनाना है सर, 36। और उससे ही आप एग्जाम में ये भी याद रख पाओगे कि 12 के साथ 3 आएगा और 6 के साथ कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना। चलिए एनालिसिस की अगर मैं बात करूं टी बीम की या फिर एल बीम की, तो एनालिसिस जो मेरे पास होगा एनालिसिस जो मेरे पास होगा, ये एनालिसिस मेरे पास कुछ इस प्रकार से है कि टी बीम और एल बीम जो मेरे पास है, पहला केस मुझे ये आइडिया नहीं होगा कि न्यूट्रल एक्सिस जो मेरे पास है वो फ्लैंज सेक्शन में लाई करेगी या फिर वेब पोर्शन में लाई करेगी। तो ये मैं एज्यूम करके चलूंगा, एजम्पशन मान के चलूंगा। पहला मैं एजम्पशन मानूंगा कि जो मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज पोर्शन में लाई कर रही है, जो मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पे लाई कर रही है सर, फ्लैंज पोर्शन में लाई कर रही है। अगर न्यूट्रल एक्सिस मेरे पास अगर वो फ्लैंज पोर्शन में लाई करेगी तो इसका मतलब टी बीम या फिर एल बीम का जो भी मेरे पास एनालिसिस है वो सेम रहेगा, किसकी तरह, वो सेम रहेगा जो मेरे पास एनालिसिस है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का। केवल वहां पे जो मेरे पास बी टोटल विड्थ जो मेरे पास होगी उसकी जगह पे मैं चीज जो कंसीडर करके चलूंगा वो कंसीडर करके चलूंगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, मतलब BF कंसीडर करके चलूंगा, है ना। पूरा का पूरा जो मेरे पास कहीं ना कहीं एनालिसिस है वो सेम रहेगा। सबसे पहले आप एक्स लिमिट कैलकुलेट करोगे, एक्स लिमिट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद XU, ठीक है ना, एक्चुअल डेप्थ कैलकुलेट करोगे। केस 1 जो है वो ये है सर, XU जो है वो लेस देन है DF से, मतलब सेक्शन जो है या न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लाई कर रही है किसमें, वो लाई कर रही है सर किसमें, वो लाई कर रही है विद इन फ्लैंज पोर्शन। और मैंने बताया सर पूरा का पूरा एनालिसिस सेम चलेगा, बस आप जो B है उसकी जगह पे क्या लेके चलोगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। अब वो आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, कंटिन्यूअस है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप BF ले लोगे, जो मैंने अभी बताया आपको L0 अपॉन B प्लस BW प्लस उस तरीके से जो मैंने बताया। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप MU निकाल लोगे। फिर केस सेकंड जो मेरे पास हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है वो लाई कर रही है मेरे पास वेब पोर्शन में, तो XU जो मेरे पास हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, DF से। और इसमें भी एज्यूम करके चलोगे कि 3/7 ऑफ XU जो है वो ग्रेटर देन है किससे, डेप्थ ऑफ फ्लैंज से। इस केस को बोलते हैं अपन यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, क्योंकि इस पूरे केस में जब मेरे पास 3/7 ऑफ XU जो है अगर वो मेरे पास कहीं ना कहीं कंप्लीटली फ्लैंज पोर्शन को कवर करेगी तो स्ट्रेस जो मेरे पास है 0.45 इंटू FC के, वो ऊपर वाले पोर्शन से लेके आउटर मोस्ट पोर्शन से जो मेरे पास अपर मोस्ट है उससे लेके जो मेरे पास लोअर मोस्ट पोर्शन है उस तक क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। तो इस पोर्शन इस वाले केस को बोलते हैं अपन यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। ठीक है ना, बिल्कुल। तो C1 C2 ये सारी चीजें अपन निकालते हैं। और फिर अगर मैं बात करूं तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे सर, C बराबर T करके अपन यहां से XU निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, XU निकाल लेते हैं। XU निकालने के बाद M1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, M1 निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर अगर ये भी हमारे पास जो केस है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो लाई कर रही है किसमें, वो लाई कर रही है वेब पोर्शन में, लेकिन 3/7 ऑफ XU जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा नहीं है या बराबर नहीं है किसके, DF के, मतलब यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड वाला केस नहीं है, तब मैं मान के चलता हूँ 3/7 ऑफ XU जो मेरे पास होगी वो कहीं ना कहीं कम होगा किससे, DF से। इसका मतलब ये जो मेरे पास केस बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड वाला केस बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड वाले केस में यहां से ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सर कि इफेक्टिव विड्थ जो मेरे पास होगी वो कितनी लेके चलनी है। तो जहां पे भी लास्ट वाला जो मेरे पास था, अगर मैं बात करूं 3/7 ऑफ XU इज लेस देन DF, देन स्ट्रेस इन फ्लैंज आर पार्शियली रेक्टेंगल एंड पार्शियली पैराबोलिक, जिसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि पार्शियली रेक्टेंगल है, पार्शियली कैसी है, पैराबोलिक। इन सच केस एज पर IS 456/2000 flange portion is considered to have effective depth of YF in which variation of stress is rectangular and is equals to 0.45 FCK। ठीक है ना। तो स्ट्रेस जो हमारे पास वेरिएशन है उसको रेक्टेंगुलर ही मान लिया गया और उसके लिए इफेक्टिव डेप्थ की मुझे वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.65 इंटू DF प्लस 0.15 इंटू XU। ये वैल्यू जो है वो जरूर पूछी गई है एग्जाम में कि इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू है वो IS कोड कितनी रिकमेंड करता है, कितनी, 0.15 इंटू XU प्लस 0.65 इंटू
DF, तो C बराबर T करोगे वापस और फिर कैलकुलेट करोगे। तो इसका मतलब अब जो लास्ट वाला आपके पास केस है यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड वाला, उसमें जहां जहां पे आपको DF दिखाई देगा MOR में, वहां पे रख देना आप लोग YF, बस आपके पास केस बन जाएगा। कौन से वाले के लिए? थर्ड वाले के लिए आपके पास केस बन जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से आपके पास जो LSM है वो क्या होता है सर? खत्म होता है। LSM क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज अपन ने पढ़ा है WSM पढ़ा है अपने, और LSM पढ़ा है। कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे पास, वैसे तो बहुत ही वर्स्ट है ये, ठीक है ना, मतलब वास्ट है ये, बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सारी पूरी RCC अपन ने पूरी डिटेल में अच्छे से डील की है। अब जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है सर कि अब अपन ये एनालाइज कर पाए कि हाँ जी उसमें से कहाँ कहाँ से छांट के मैं क्वेश्चन निकालूं। अपन तो पूरा ही डील करते हैं, स्टार्टिंग में पूरा ही पढ़ते हैं, लेकिन अब जो टाइम है वो भी हमारे पास कम होता है। क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स मतलब ये है कि आप जिन चीजों को खुद से रियलाइज कर पा रहे हो, खुद से रियलाइज कर पा रहे हो, लेकिन हो सकता है आपको वो चीजें जो हैं वो मेमोराइज नहीं हो पा रही हैं, याद नहीं हो पा रही हैं। तो सर इस क्रैश कोर्स का क्या फायदा है? इसका फायदा ये होता है कि अगर हो सकता है आपकी कंसंट्रेशन उतनी नहीं बन रही है जब आप कॉपी खोल के बैठे हो, तो अगर एक टीचर आपके सामने आके बार बार उन्हीं चीजों को अगर थोड़ी सी कंसाइज वे में या एक डिफाइंड वे में अगर रिलेट करके वहां पे बता रहा होता है, तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं माइंड में जो है वो अच्छे से उतरती हैं, जल्दी उतरती हैं। तो यही एक फायदा होता है एक टीचर का, अगर आप एक टीचर से मतलब किसी भी चीज को अगर रिवाइज कर रहे हो। और अदरवाइज मैं बोलूंगा कि नहीं, और तो सारी चीजें सर आपके जो नोट्स में लिखी हुई हैं, या मैं ऐसे बोलूं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने जो पहले पढ़ाया है वो भी सेम है, और अब जो बता रहा हूं वो भी सेम है। हाँ, लेकिन फर्क जो है वो ये है कि हो सकता है मैंने आपको 6 महीने 8 महीने या 1 साल पहले पढ़ाया हो, और अगर मैं अब आपको उन चीजों को अगर मैं रिवाइज करा रहा हूं तो आप जल्दी को रिलेट कर पाओगे, जल्दी आप क्लास में पहुंच पाओगे। और जो बच्चा मुझसे नहीं भी पढ़ा है तब भी वो कहीं ना कहीं RCC उसने कहीं और से पढ़ी होगी, तब भी वो उन चीजों को रिलेट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जहां पे भी पॉसिबिलिटी होती है थोड़ा सा मैं उसको भी डिफाइन करके चल रहा हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके 3 लेक्चर में या 3 चैप्टर में अभी तक करा चुका हूँ। इन 3 चैप्टर्स में आपने जो जो पढ़ा है उसको आपको अच्छे से, जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं उनको आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि पेपर एग्जाम यहीं से बनने वाला है सर, यहाँ से बाहर नहीं बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।